हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का जो चैप्टर 2 कृषि है, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और पढ़ाई करेंगे। इसके पिछला जो चैप्टर है विकास और संसाधन, उसको 5 भागों में बांटा गया था, जो कि हम लोग पीछे वाला जो चैप्टर है उसको पूरा पढ़ चुके हैं। अब आए हैं हम लोग चैप्टर 2 में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो क्या है हमारा कृषि के बारे में जानेंगे हम लोग। तो कृषि जो हमारा भारत देश जो है वो कृषि की नज़र में संपन्न राष्ट्र है, ठीक। उसके बाद जो है हमारा इसमें कि जो कृषि लोग होते हैं उनके जीवन में, जो खेती करते हैं उनके जीवन में बारिश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और वो भी नियम के अनुसार बरसे तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं, जो किसान लोग होते हैं। और ये जो बारिश होती है वो एक साल में 3-4 महीने जो होती हैं, और वो भी उनका कोई नियम नहीं है कब बरस जाए और कब नहीं बरसे, ठीक है। वो अनियमित रूप से होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे जो भारत है यहाँ पे कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद जो है हमारे बिहार में नहीं होता है एक शस्य गहनता जो खेती होती है, ठीक ना, जहाँ एक ही खेत में, एग्जाम्पल में लीजिए कि 2 कट्ठा खेत है, ठीक। तो उसमें पहली बार में आप धान बोएं, फिर उसको काट लिए। दूसरी बार में आप जो हैं उसमें गेहूं बोएं, रबी फसल, उसको भी काट लिए। और तीसरी बार में आप जो है ज़्यादा फसल है जो है मूंग दाल, वो बहुत कम समय में हो जाती है, तो उसको भी आप बोएं और काट लिए, ठीक है। तो ये क्या 2 ही कट्ठा में आप 3 फसल एक ही वर्ष में उगाएं, तो ये आप क्या किए, मुनाफा आया। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, शस्य गहनता जो है एक फसल हो गया, जो हमारे बिहार में नहीं, ये पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, इन सभी जगहों में है जो होती है, ठीक है। 15% ही जो है ऐसा जो है जगह है जहाँ पे 2 से अधिक बार खेती की जाती है, फसल उत्पन्न की जाती है, और वो भी क्या, सिंचाई की सुविधा हो तब। मान के चलिए कि सारा चीज़ है वहाँ पे, अगर सिंचाई की सुविधा नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगी साल में 2 से अधिक बार खेती। तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्या, सिंचाई, ठीक है। उसके बाद जो भी है, जो किसान लोग अपना अलग से देते हैं खाद, वो सब ज़रूरी है खेती के उत्पन्न के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश जो खाना है, खाद है, जो खान पान के लिए जो व्यवस्था होता है वो क्या है, उत्पन्न करती हैं, वो क्या है, कृषि हैं। अब कृषि करने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह से जो है खेती की जाती है, उसमें क्या क्या किया जाता है फसल को उपजाने में। तो पहला हमारा क्या है, जुताई, यानी खेत को जोतना और मिट्टी को भुरभुरा करना। मिट्टी भुरभुरा रहेगा, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, इसे तब जाके जो है पानी जाएगा, जो भी चाहिए एक पौधे को ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्व वो सब मिट्टी भुरभुरा होगा तभी जाएगा। उसके बाद क्या है, बुआई यानी बीज बोना। फिर क्या है, निराई यानी खरपतवार निकालना, जब खेत में खरपतवार बढ़ जाता है तो उसको निकालना ही क्या है, निराई। फिर सिंचाई यानी पानी डालना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक ना, सिंचाई। उसके बाद है खाद या उर्वरक डालना, कीटनाशक, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ। मान चलिए कि आप खेती कर रहे हैं, खेती आपका हो रहा है, लेकिन आप कीटनाशक दवाइयाँ नहीं छीटिएगा तो क्या होगा, आपका उगने वाला जो फसल है वो सब भी खत्म हो जाएगा कि कीट के द्वारा, क्योंकि कीट उसको खा जाएंगे तो आपका फसल ऐसे ही। उसके बाद होता है लास्ट में क्या होता है, कटाई, ठीक है। फसल पकने पर काटा जाता है, जो बहुत सारे लोग जाते हैं उसमें शामिल भी होते हैं, ज़्यादा खेत रहता है बड़ा तो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कटाई। अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है,
दलाई गहराई यानी बालियों में से बीज अलग करना। कृषि प्रणाली, निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि और गहन कृषि, ये सब क्या है हमारा कृषि करने का जो तरीका है वो शुरू से किस तरह से किया जा रहा है, हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से कर रहे हैं और अभी किस तरह से, ये सब क्या है किस किस तरह से कृषि होता है वो सब इसमें नाम दिया है। तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गहन कृषि को क्या वाणिज्य कृषि भी कहा जाता है, फिर क्या मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, हमारा ये रहा, ठीक है। निर्वाह कृषि ये क्या क्या बोल रहा है, जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट भर सके, जो उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। पहले के जो क्या था, पहले जो है उतना औजार नहीं थे, पहले क्या था खुरपी कुदाल जो है ये छोटा छोटा औजार थे। तो इसी के कारण जो है पहले के लोग अपने पेट को भरने के लिए खेती करते थे। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। इसमें आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम इस्तेमाल होते हैं। यह मुख्यतः मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। जो हमारा ये जो है ऊपर निर्वाह कृषि, इसे क्या कहते हैं कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। ऐसे करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से राख बनती है, उससे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसके बाद फसल उगाई जाती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमारा इसमें, किसी जमीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे परित छोड़ दिया जाता है। क्यों? उसके बाद एक नई जमीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। इस बीच पहले वाली जमीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी खोई हुई जो उर्वरता वापस आ जाती है। यानी जो इसमें 3-4 बार जो खेती हुई है, जो मिट्टी में जो पोषक तत्व थे वो सब क्या हुआ, जो 3-4 बार जो खेती हुई है उसे उपजाने में मिट्टी के पोषक तत्व जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद क्या है, इसको छोड़ बंजर यानी परित छोड़ दिया जाता है ज़मीन को। तो फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे अपना उसमें पोषक तत्व आना शुरू हो जाता है और जो मिट्टी का उर्वरता है वो भी वापस आ जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग गहन कृषि। गहन कृषि किसे कहते हैं? जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का अधिक इस्तेमाल होता है। गहन जीविका कृषि के समस्याएं, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगता है, ठीक है। इससे जमीन का आकार छोटा होता है। देख रहे हैं आजकल की जनरेशन दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अब ये मान के चलिए कि जिनका 2 बेटा है और 1 कट्ठा ज़मीन है, आधा कट्ठा तो हो जाएगा। फिर 2 बेटे का जो है 2-2 होगा, 4 होगा। तो फिर जिनका आधा कट्ठा मिला है उसको उसी में से क्या है, दोनों अपने बेटा को देना है। तो ये क्या धीरे जो ज़मीन में जो जगह है वो कम होती जा रही है और जो खेती के लिए भी जगह बच रहा है वो भी क्या हो रहा है,
वहाँ पे भी घर बनने लग रहा है। इससे क्या है कि जो खेती होती है वो धीरे धीरे जो खेती वाले जगह है वो भी कम होते जा रहे हैं। खेत के जगह क्या है, छत बनते जा रहा है। छोटे आकार भूखंड से होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाता, यानी जो छोटे हिस्से में खेती होती है वो किसी प्रकार की लाभ नहीं देती है। बड़े ज़मीन बड़े जगह में जब खेती होती है तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा दूर में जब खेती होगा तभी तो उसमें मजदूर जो हैं आएंगे, अपना काम करेंगे और काम के बदले पैसा हो या फिर अनाज हो लेंगे। इससे क्या, इससे दो फायदा होता है कि किसान जो खेती कर रहे हैं उनको अनाज भी मिल जाता है और जो और अगल बगल के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको भी क्या है, पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। तो वो लोग भी अपना खेत में काम करके अनाज और पैसा दोनों कमा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ज़मीन का आकार छोटा होने के कारण वो उनसे मौका छीना जा रहा है, यानी मिल ही नहीं रहा है कहे तो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पेज में। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, वाणिज्य कृषि। ये भी क्या है, हमारा कृषि का प्रकार है। जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो यानी बेचना हो, जब किसान लोग जब खेती करते हैं ये सोचकर कि हाँ हमें क्या इसमें जो अनाज उपजेगा उसको बेचना है, ठीक है, उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, किसान हो बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल होता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, यानी इसमें रसायन जो होता है, रसायन खाद वो सब डाला, केमिकल वाला खाद। इससे क्या होता है, मतलब किसान लोग हैं जो डालते हैं ताकि अधिक ज़्यादा मात्रा में जो है उन्हें अनाज मिले और जो पैदावार है वो अधिक मात्रा में हो। ठीक है, उससे क्या होगा, किसान को ज़्यादा लाभ होगा। तो वो अपने पैदावार को मतलब बढ़ाने के लिए रासायनिक जो भी है खाद बीज ये सब डालते हैं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार शक का इस्तेमाल होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्य कृषि होती है। यानी ये जो जगह है हमारा पंजाब है, क्या हो गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब जगह जो है यहाँ पे जो खेती होती है वो बड़े पैमाने पे होती है। और यहाँ पे जो है यहाँ के लोग जो हैं मजदूर अपना इसी जगह पे इसी खेत में अपना काम करके क्या होता है, पैसा और अनाज दोनों प्राप्त करते हैं। और जो किसान खेती करते हैं वो क्या करते हैं, जो अनाज बचता है उसको क्या करते हैं, व्यापार यानी बेचने में अपना टाइम लगाते हैं, यानी बेचते हैं। ठीक ना, उसके बाद क्या है हमारा, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती होती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे बिहार में भी इस प्रकार की खेती होती है। किसान अनाज को या फिर किसी भी फसल को बेचने के लिए अपना जो खेत में है उपजाते हैं। ये रोपण कृषि, ये भी क्या है हमारा, ये कृषि का नाम है। जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है, क्या है, ये हमारा रोपण कृषि बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो इससे रोपण कृषि कहते हैं। यानी जब कोई किसान बड़े पैमाने पे फसल को उपजाते हैं उसे क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पादन अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य फसल हैं। इसमें क्या है, इसमें लोग जो हैं स्वयं जाते हैं और इसमें काम अपना करते हैं। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है। कॉफ़ी तमिलनाडु में उगाई जाती है।
केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। रोपण कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार के विकास, माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। यानी जब किसान खेती करेगा या फिर किसी भी चीज़ का जो है क्या रोपण करेगा तो उसे अच्छा फसल के लिए अच्छा कीमत भी मिलना चाहिए। और किसान जो है यदि अपना अच्छा फसल उगा रहे हैं तो उन्हें अच्छा कीमत नहीं मिले तो वो क्या उदास हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं कृषि ऋतुएं, ठीक है। किस ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो फसल है वो 3 तरह के हैं। हम लोग पीछे भी पढ़े थे फसल के प्रकार और इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो पहला है खरीफ, दूसरा है जायद और तीसरा है रबी फसल, ठीक है। जायद मोथी हो गया, मूंग दाल हो गया, जो भी दाल आता है वो जायद फसल में। रबी फसल में गेहूँ हो गया और खरीफ फसल है वो भी है, उसमें भी आते हैं। रबी फसल जाड़े में उगाई जाती है, ठीक है, ठंड के दिनों में, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। रबी की जो बुआई है कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और जो कटाई होती है कब? अप्रैल से जून, ठीक ना। रबी के मुख्य फसलें गेहूँ हैं, क्या है? गेहूँ, बरली, मटर, चना और सरसों। ठंड के दिन में अक्सर आप लोग देखे होंगे कि यदि अगल बगल में जगह खाली है, खेत खाली है, तो सरसों के फूल फुलाते हुए ज़रूर देखे होंगे, ठीक ना। हम तो देखे हैं, इसीलिए हम मतलब बता रहे हैं इतना अच्छा से कि नहीं, ये रियल में है रबी फसल। उसके बाद क्या है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रबी की फसल के मुख्य उत्पादक हैं। यानी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ठंड पड़ती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, ये सब क्या है? यहाँ पे कुछ ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? रबी फसल उपजाया जाता है। अब आते हैं हम लोग खरीफ फसल में। खरीफ फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल कब उगाई जाती है? तो गर्मी में, ठीक है, इसीलिए इसे गर्मी की फसल भी कहा जाता है। खरीफ जो है, खरीफ फसल, उसकी बुआई जो है जुलाई में होती है, बुआई, ठीक ना। और कटाई कब होता है? दिसंबर और अक्टूबर में। खरीफ की मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन। ये सब क्या है? ये खरीफ फसल, ठीक ना। सोयाबीन। धान के मुख्य उत्पादक है असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये सब क्या है? यहाँ पे जो उगता है ना फसल, ये धान, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग, उड़द दाल, ये सब क्या है? हमारे यहाँ पे जो है बिहार में भी इस जो नाम है उसमें बिहार भी एक शामिल है, ठीक ना। वहाँ पे भी उगाया जाता है, बाकी सब तो जगह उगबे करता है। उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। जो उड़ीसा जगह है, ठीक ना, नहीं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, ये सभी असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें औस, अमन और बोरो कहते हैं, ठीक ना। ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब क्या आता है? जायद। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। जायद जो फसल है वो रबी और खरीफ के बीच आता है, इसका जो मौसम है। अब रबी फसल कब था? ठंडी के दिन में था। और खरीफ फसल कब था? तो गर्मी के दिन में था, ठीक ने।
ओकरा बाद बीच में कौची रह जाता है। इसमें तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सब्जी और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बढ़ने में 1 साल लग जाता है। देखिए रबी, क्या रबी और खरीफ फसल याद रखिएगा कि जायद जो फसल वो कब बोया जाता है, तो गर्मी और ठंडी के बीच में जो मौसम आता है उसी मौसम में जायद फसल उपजाया जाता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, नॉर्मल, ठीक है। और ये ईख जो है, ईख गन्ने को तैयार होने में 1 साल समय लग जाता है। अब क्या है, कृषि के मुख्य फसलें हम लोग पढ़ेंगे। चावल जो है कृषि के मुख्य फसल है। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला क्या है, चीन है जो चावल के उत्पादक में आगे है। और उसके बाद क्या है, हमारा भारत देश है। चीन, हम तो सोचे खाली कीड़े मकोड़ा खाता है चीन। धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा। यानी जो वर्षा है, बारिश, ये कितना 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और उसका जो टेम्परेचर मतलब कैसा रहना चाहिए, आर्द्र, अधिक आर्द्र होना चाहिए। और उसके बाद जो टेम्परेचर है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है टेम्परेचर होना चाहिए। उसके यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। यानी जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो और वहाँ पे वर्षा कम हो रही हो तो धान उगाया जा सकता है। हम कहे थे पहले ही कि जो किसान लोग होते हैं, जो खेती करते हैं, उनके जीवन में बारिश बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और वो लोग जो बारिश के दिन में जो बारिश वाला खेती करते हैं, उसमें बारिश नहीं आता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है तकलीफ पहुंचता है। अब धान की खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी होने लगी है। क्या धान की जो खेती है वो कहाँ कहाँ होने लगी है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होने लगी है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि इन क्षेत्रों में नहरों का सघन जाल है। यानी जो नहर है उससे क्या होता है, सिंचाई की सुविधा मिल गई है, इसीलिए यहाँ पे भी, इस जगह पे भी धान की खेती की जा रही है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, गेहूं। गेहूं में क्या बोल रहा है, गेहूं उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर जो है बारिश होना चाहिए सालाना ज़रूरत है, जिसकी वितरण समान रूप से हो। यानी जो 50 से 75 सेंटीमीटर जो है बारिश, उसका जो है समान रूप से वितरण होना चाहिए। पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है पश्चिम उत्तर के गंगा सतलज के मैदान और ढक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र। कहाँ है, ढक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र। गेहूं के मुख्य उत्पादक है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं के जो हैं उत्पादक हैं। गेहूं को उत्पादक बिहार है, तभी ना जाकर लिट्टी चोखा नामी है, ठीक ना। मोटे अनाज, मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं, भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य ज्वार है, ठीक। ज्वार मतलब जौ और बाजरा हो गया, रागी हो गया। हालांकि ये मोटे अनाज हैं लेकिन इनमें पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में
होती है। पहले के जो लोग थे, जो हमारे हमसे जो 2-3 पीढ़ी जो पहले थे, वो लोग पहले के लोग जो अधिकतर जो हैं बहुत कम बीमार पड़ते थे और पहलवान होते थे। बहुत ज़्यादा उन लोग का हाइट भी ज़्यादा होता था, लंबा वो लोग होते थे। उसके बाद जो है शारीरिक उनके अंदर बड़ा बड़ा बीमारी होबे नहीं करता था। आपके जो समय है ना, शरीर छोटा है, बड़का बड़का बीमारी हो जा रहा है। बताइए, अब पहले के था कि शरीर बड़ा बड़ा था लेकिन बीमारी छोटा था, अब उल्टा हो गया। काहे कि अब ये जो है ना, क्या बोलते हैं, बाजरा, रागी, ये सब जो मोटे अनाज हैं उनको आदमी खाना पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग को क्या है, जो पोषक तत्व है वो बहुत कम मात्रा में मिल रही है। और उसके बाद आते हैं क्या, ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे। जो महाराष्ट्र है ये ज्वार उत्पन्न करने में क्या है, सबसे आगे है। ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी होती है। ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसलिए इसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। यानी ज्वार जो फसल है वहाँ पे इसमें जो है क्या है, सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे क्या आर्द्र क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ठीक ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इधर कुछ है क्या, बाजरा। ठीक, बाजरा जो है, बाजरे को बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहाँ है, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक फसल क्या है, तो आप बाजरा, या फिर इस तरह से पूछा जाएगा कि बाजरा जो है वो कहाँ का सबसे बड़ा उत्पादक फसल है, तो याद रहेगा तभी ना बोलिएगा, राजस्थान। बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक जगह कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, अब रागी आते हैं। रागी को शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, जो रागी फसल है वो उथली, काली मिट्टी, ये सब जो है मिट्टी के प्रकार हैं, उगाया जाता है। रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर 1 पर है, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। पहला नंबर किसका है, तो महाराष्ट्र का। रागी जो है, रागी फसल जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा पैमाने पे जो है उपजाया जाता है, खेती की जाती है। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, मक्का। ठीक है, मक्के का इस्तेमाल जो है क्या, खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में होते। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्के की पैदावार अच्छी होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो तो उसमें क्या होता है, मक्का जो है, मक्का की फसल जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में उपजती है, यानी होती है। ठीक है, मक्के की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतने से इतने बीच तापमान की जरूरत पड़ती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्के के मुख्य उत्पादक हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सब क्या है, मक्के के मुख्य उत्पादक जगह हैं। अब आते हैं हम लोग दाल है। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका यह मतलब है कि हर 2 फसल के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप 2 बार किसी फसल, एग्जाम्पल में लीजिए, यदि आप धान बोते हैं और फिर गेहूँ बोते हैं,
तो उसके बाद आपको जो दाल की फसल वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यदि आपको अच्छा फसल चाहिए तो इससे क्या हुआ कि जो धान और गेहूँ आप बोए हैं तो जो मिट्टी में जो पोषक तत्व थे वो गेहूँ और धान को विकसित यानी अच्छा पैदावार करने के लिए मिट्टी में जो भी पोषक तत्व था वो सब उसमें लग गया है। अब मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए पोषक तत्वों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो जो खेत थी क्या फसल हम लोग किए उसके बीच में दो फसल के बाद हम लोग को दाल की फसल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उगाई जाती है क्या, दो फसलों के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक हैं। यानी ये जो जगह हैं कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जो जगह हैं यहाँ पे दाल उगाने का मतलब उगाया जाता है और यहाँ के जो मुख्य फसल क्या है, दाल ही हैं। अब आते हैं गन्ना। गन्ने की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु यानी 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर क्या है, बारिश होनी चाहिए। और गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पर है। यानी जो गन्ना होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, वो है जगह का नाम है हमारा ब्राज़ील और ये पहले नंबर पे है। और भारत दूसरे नंबर पे है और जो हमारा भारत है वो दूसरे नंबर पे है। गन्ना जो है, गन्ना से ही क्या होता है, मीठा गुड़ जो है तैयार होता है। ठीक है, चीनी भी है, ये सब क्या है। उसके बाद जो है हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे क्या है, ब्राज़ील है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब जो जगह हैं गन्ने के भी मुख्य उत्पादक, यानी इन सभी जगहों पे भी गन्ना उगाए जाते हैं। तिलहन, भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन ये सब क्या है जो है भारत में उगाया जाता है और ये सबसे बड़ा उत्पादक हैं। बिनौली, अलसी और सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन जो है फसल हैं। ठीक, अब आते हैं हम क्या, मूंगफली। भारत में पैदा होने वाले तिलहनों में मूंगफली का हिस्सा 50% है। यानी जो तिलहनों की जो 100% में सीधे आधा जो है वो मूंगफली की हिस्सा है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो जगह है आंध्र प्रदेश, ठीक ना, वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है क्या है, जगह है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात ये सब है स्थान जो है यहाँ पे मूंगफली उगाई जाती है। मूंगफली एक खरीफ फसल है, ठीक ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूंगफली कौन सा फसल है, तो मूंग फसल है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। जी बिल्कुल, अलसी और सरसों जो हैं ये रबी की फसल, जो रबी फसल है वो कब होती है, तो ठंडी के दिनों में। याद रखिएगा सरसों से कि सरसों हम लोग को कब देखने को लिए मिलता है, तो ठंडी के दिनों में। और ठंडी के दिनों को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। ये जो तिल है वो उत्तरी भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिण में रबी की फसल है। यानी जो तिल है वो उत्तरी भारत में खरीफ फसल है, लेकिन वही दक्षिण में है जो रबी फसल है। ये क्या फिर है, जो खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। अब हम लोग आते हैं इसमें चाय। उष्मा और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाय की फसल के लिए अच्छी होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। जो चाय की खेती है वो ढलुआ जगह में होती है। इससे क्या होता है, जैसे कि पानी अगर बारिश भी हो तो क्या हो,
जो ढलुआ जगह पर रहेगा तो वो बारिश जो पौधे के जड़ें हैं वहाँ पे नहीं रुकेगी, वो नीचे चल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो चाय के जो पौधे होते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। क्या बोल रहा है, चाय के उत्पादक में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। असम, पश्चिम बंगाल ये सब क्या है, हमारा मुख्य उत्पादक है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के मुख्य उत्पादक है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ अपनी खास चाय के लिए मशहूर है। जो दार्जिलिंग जगह है, ठीक ना, बहुत लोगों का जो है शौक भी रहता है कि दार्जिलिंग हम जाएंगे घूमने। वहाँ पे जो है मतलब चाय की जो खेती होती है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है वो भी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग चाय के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। चाय की तरह कॉफ़ी को भी बागानों में उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले क्या है, यमन से अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को उगाया गया था। क्या है, भारत में सबसे पहले कौन सा, यमन से अरेबिका किस्म की कॉफ़ी, ये कॉफ़ी का नाम है, ठीक है, जो भारत में उगाया गया था। शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया था। सबसे पहले कहाँ उगाया गया था जो कॉफ़ी है, कहाँ, तो बाबा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ उगाया गया था, तो बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया था। अब क्या हम लोग पढ़े, बागवानी फसलें, जो बाग में उगाया जाते हैं उसे बागवानी फसलें कहते हैं, पढ़ते हैं। भारत में उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय फलों का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो जगह, ये सब क्या है, बागान। पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, ये सब कहाँ है, ये सब जो जगह के नाम है यहाँ के जो हैं, आम हो गए, ठीक ना, आम। नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, ठीक ना, इन सभी यहाँ से जो है ये सभी जगहों के क्या है, केले। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लीची हैं। उसके बाद क्या है हमारा, मेघालय के अनानास और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जो हैं अंगूर, और जम्मू कश्मीर के क्या हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के हैं सेब, ठीक ना। देखिए ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ये अंगूर हो गया, जम्मू कश्मीर और जो है सेब हो गया, नाशपाती, ये सब क्या हो गया, जो है वहाँ के फसलें हैं। खुबानी, अखरोट पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये जो फसल है ये सब क्या है, पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत सब्जियों और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। भारत में पूरे विश्व के उत्पादक की 13% जो सब्जियां हैं पैदा होती हैं। भारत में जो है 13% जो हैं वो कहाँ होती है, सब्जियां जो हैं वो भारत में ही होती है। भारत में मटर, गोभी, प्याज, बंधा गोभी, टमाटर, बैगन, आलू, ये सब क्या है, भारत में ही उगाए जाते हैं और ये भारत के मुख्य उत्पादक हैं, ठीक ना, मुख्य फसलें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें क्या है, रबर, क्या है, भूमध्यीय रेखीय क्षेत्र रबर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ये क्या है, ये जगह है जहाँ पे रबर की फसल को सबसे अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। लेकिन उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी रबर की खेती होती है। रबर की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की जरूरत होती है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान रहता है। क्या, 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान रहता है।
भारत में रबर की खेती मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की जो है पहाड़ियों में होती है। रबर के उत्पादक में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। जो रबर है वो हमारे भारत का जो है 5वां स्थान है। उसके बाद आता है कपास। पढ़ते हैं हम लोग कपास के बारे में। भारत कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास की खेती दक्कन पठार के शुष्क भागों की काली मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। कपास की अच्छी पैदावार के लिए उच्चतम तापमान यानी हाई टेम्परेचर, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और तेज धूप की ज़रूरत होती है। कपास की फसल को पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। ठीक ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कपास की फसल को पकने में कितना समय लगता है, तो 6 से 8 महीने। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ये सब जगह जो हैं क्या है, कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अब क्या है, जूट। जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदान की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। जूट के मुख्य उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। ये सब क्या है, जूट के उत्पादन के जो जगह हैं वो सब हैं। अब क्या है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। हम लोग को क्या सुधार करना है, इन दोनों में हम लोग जानेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की जकनबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। ठीक ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य पैकेज, टेक्नोलॉजी पर आधारित रहित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये जो है विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित। 1980-1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, ये सब जो है ये क्या है, विकास जो शुरू हुआ था। ठीक ना। बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं जो है प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना हुई। विकास ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिनी और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करना, ये सब क्या है हमारा जो है इसमें सुधार करने के लिए सुधार हुआ था ना, प्रौद्योगिकी। ये सब क्या है आपका नाम दिया हुआ है कि क्या क्या सुधार हुआ। फिर क्या है, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है। क्या है ये सब जो है लागू हुआ। हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं हरित क्रांति, उसके बारे में जानते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 और 1970 के दशक में हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज को बढ़ाना, यानी जो खेती है उसको बढ़ावा देना ही हरित क्रांति का मकसद था। इस क्रांति में नई टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हरित क्रांति के परिणाम सुखद आए। जो हरित क्रांति है वो सफल हुआ। वो लोग चाहते थे कि जो खेती है उसमें वृद्धि हो। ठीक ना, तो वो क्या हुआ, सफल हुआ। खासकर पंजाब और हरियाणा इन दो जगह पे हैं जो हरित क्रांति के कारण जो खेती में वृद्धि हुई, खेती करने के लिए
वो पंजाब और हरियाणा है। उसके बाद क्या है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1980 से 1990 के दशकों में भूमि विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, ठीक ना, व्यापक कार्यक्रम श्वेत क्रांति जो है दूध के लिए, और हरित क्रांति जो है आप याद रख सकते हैं, हरित क्रांति यानी हरियाली, और हरियाली में क्या होता है, खेती, ठीक है। तो हरित क्रांति हो गया। श्वेत क्रांति यानी श्वेत जो है दूध होता है, दूध का रंग जो होता है वो उजला होता है, तो श्वेत क्रांति, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। श्वेत क्रांति यानी दूध को लेकर जो है ये श्वेत क्रांति हुई थी, और कब हुई थी, तो 1980 से 1990 के दशकों में हुई थी। क्यों, ताकि दूध का उत्पादन में वृद्धि हो। शुरू किया गया इस कार्यक्रम में संस्थागत और टेक्नोलॉजी दोनों पहलुओं पर जोर दिया गया। किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा की सुविधा दी गई। किसानों को आसानी से कर्ज मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई। किसानों के फायदों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट, ये सब जो है स्कीम और कई अन्य स्कीम को लाया गया। सरकारी टेलीविज़न चैनल और रेडियो पर कृषि से संबंधित क्या है, कार्यक्रम जो है प्रसारित किए जाते हैं, और मौसम की बुलेटिन भी आती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। उस मूल्य पर सरकार जो है क्या करती हैं, अपना किसानों से अनाज खरीदती है ताकि बिचौलियों के कुचक्रे को तोड़ा जा सके, ठीक ना। यानी जब किसान खेती करेगा तो उनसे सरकार लेंगे, खरीदेंगे और उन्हें पैसा देंगे। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में विकास तेजी से नीचे गिर रही है। आयात शुल्क में कटौती के कारण यहाँ के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। 1951 क्या है, कृषि की भागीदारी 1951 से लगातार गिर रही है। इसके बावजूद अभी भी कृषि क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा लोगों के रोजगार मुहैया कराता है, ठीक ना। कौन कराता है, कृषि में होने वाली गिरावट के भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, ठीक ना। ये क्या है, अनुसंधान परिषद जो ICAR जो है, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवा, पशु प्रजनन केंद्र, ये सब क्या है, हमारा विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है रोजगार और उत्पादन में योगदान है। उसके बाद क्या है, सकल घरेलू जो है उत्पादन में कृषि का योगदान है। जनसंख्या के लिए योगदान, आजीविका का साधन जो है, भारत सरकार को आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास जो है किया जा रहा है। क्या है, परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो रही है। पशु चिकित्सा सेवा और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना है। बागवानी विकास, ये सब जो है अनुसंधान जो है, ये सब का विकास हो रहा है। तो हमारा जो 2 लेसन है वो समाप्त होता है, और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो का जो है PDF लेना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
उस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में आपको इसका सारा क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।